फंक्शन रिलेशन से ही कनेक्ट होगा। याद करो तो रिलेशन इंट्रोड्यूस किया था तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट लिए? क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, है ना। तो उस क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट रिलेशन होता है। उस क्रॉस प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होगा उन दोनों सेट के बीच, ठीक है ना। तो स्टेप 1 क्रॉस प्रोडक्ट, स्टेप 2 रिलेशन, स्टेप 3 फंक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो फंक्शन को फील कर, जल्दी बैठो। फंक्शन को फील करने के लिए फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब क्या हुआ? रिलेशन का सबसेट, ठीक है ना। तो किस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, है ना। तो वैसा रिलेशन जिसमें ए का जितना भी एलिमेंट है सब बी से रिलेट हो और यूनिकली रिलेट हो, है ना। लिखिए लेट A and B, let A and B be the two non-empty set. Then a relation from A to B, then a relation from A to B, a relation from A to B such that each and every element of A is uniquely related to the elements of B. Elements of B is called, elements of B is called a function, is called a function from A to B, is called a function from A to B. जैसे मैं कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल लूँ, मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और B एक सेट है जिसमें एलिमेंट है A B C, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो फील करो यहाँ से यहाँ तक में खूब सारे रिलेशंस पॉसिबल है, ठीक है ना। कितने रिलेशंस पॉसिबल है? 2 raised to the power 4 into 3, यानी कि 2 की पावर 12 अलग अलग रिलेशंस पॉसिबल हैं। तो वो जो 2 की पावर 12 अलग अलग रिलेशंस दिख रहे हैं उनमें से किस किस तरह के रिलेशन को फंक्शन की कैटेगरी में डाला जा सकता है ये हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या फील हुआ कि अगर जैसे 1A पर मैप हो गया तो फिर ये 1 कहीं और भी मैप ना हो, ठीक है ना। 1A पर मैप हो गया तो 1 फिर कहीं और मैप ना हो, ये इसकी वजह से, यूनिकली वर्ड की वजह से, है ना। और इसमें कुछ छूटना भी नहीं चाहिए, क्यों? ईच एंड एवरी की वजह से, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कर दूं 1 भी A पर, 2 भी A पर, 3 भी A पर और 4 B पर, तो इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। मतलब वन ऑफ द फंक्शन ये A से B के बीच हो गया। और फिर पता है इस केस में हम यहाँ पे फंक्शन को यूजुअली ऐसे F से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और हम क्या कहेंगे कि F A to B अपना ये फंक्शन है जो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। तो देखो इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या फील हो रहा है? 1 A, 2 A, 3 A और 4 B, ठीक है ना। तो यहाँ फंक्शन के केस में आपको डोमेन क्या हो गया? कंप्लीट सेट A, क्योंकि हर एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा,
तो डोमेन हो गया अपने पास 1 2 3 4, रेंज तो वही कोडोमेन का सबसेट होगा, ठीक है ना। रेंज अपने पास हो गया क्या, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ए और बी, ठीक है ना। तो कुछ भी नया नहीं है, बस रेस्ट्रिक्शंस नए हैं, है ना। अब मान लो हमें ये टास्क दिया जाए कि सोचिए कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया ए टू बी, ये वन ऑफ द फंक्शन यहाँ लिखा है ना, तो ऐसे तो कई सारे फंक्शंस ये ए टू बी में सेट होंगे। मान लो ये एफ है और 1 2 3 4 ए बी सी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ कि f अगर मैं कह रहा हूं a टू b है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, तो कितने फंक्शंस पॉसिबल है, मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस f, नंबर ऑफ फंक्शंस f, नंबर ऑफ फंक्शंस f, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, अगर आप देखो तो ये जो 1 है इसके लिए 3 रास्ते खुले हैं, है ना। ये ए बी सी में से किसी पर भी जा सकता है ना। आगे जब हम 2 पर आए तो 2 के लिए भी 3 रास्ते खुले हैं, ये भी ए बी में से ए बी सी में से किसी पर जा सकता है। फिर इसके बाद 3 के लिए भी 3 रास्ते खुले और 4 के लिए भी 3 रास्ते खुले। तो अगर इन चारों को एक साथ सोचना शुरू कर दो तो हम नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बोल देंगे, 3 की पावर 4। तो इसका मतलब हम यहां क्या कह सकते हैं कि आउट ऑफ दोज, मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं आउट ऑफ दोज 2 की पावर 4 into 3 रिलेशंस, मतलब ये जो उतने सारे रिलेशंस इसमें पॉसिबल थे इन दोनों सेट में, है ना, आउट ऑफ दोज 2 की पावर 4 into 3 रिलेशंस, हाउ मेनी ऑफ देम आर फंक्शंस, है ना, 3 raised to the power 4 ऑफ देम, या सीधा 3 की पावर 4 आर क्या, फंक्शंस, 3 की पावर 4 आर फंक्शंस, मतलब 81 फंक्शंस इनमें पॉसिबल थे इन दोनों सेट में, ठीक है। अब ये तो हुआ ये सेट वाला पॉइंट ऑफ व्यू, तो जहां भी पीएनसी का रोल आएगा ना वहां आपको ये सेट वाला पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम यूजुअली जो फंक्शन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है, वो क्या है जरा देखना। तो यहां पर हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शन को देखते हैं वो मशीन पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या, फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है ना, जिसमें ये जो जगह है वो किसके लिए है, इनपुट के लिए, और इनपुट का रोल हम एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। यूजुअली वो वेरिएबल क्या होता है, एक्स, है ना। तो ये जो एफ मशीन है इसमें जब आप ये इनपुट करोगे किसको, एक्स को, तो आपका आउटपुट बना एफ एक्स, मैंने जब ये प्रोसेस किया तो आपका आउटपुट बना एफ एक्स, और इसी एफ एक्स को आपने मान लिया वाई, और फिर आप कहते हो वाई को एफ एक्स भी है फंक्शन, है ना। तो ये जो एक्स है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और अपने पास ये जो y है जो x को रखने से मिला, है ना, उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो अब के बाद कभी भी y इक्वल्स टू एफ एक्स भी या फंक्शन लाइन सुनते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, f जो मैथमेटिकल मशीन थी उसके अंदर हमने इनपुट करा x, आउटपुट आया एफ एक्स, उसी एफ एक्स को बोल दिया y, मतलब y बोले एफ एक्स बोले बात सेम है, y बोले एफ एक्स बोले बात सेम है, ठीक है ना। अब देखो इसका मतलब मैं बोलूं लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, मतलब ये फील आ गया अपने माइंड में, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन अब देखो अब हम डोमेन सोचना चाह रहे हैं, तो डोमेन का फील क्या होगा, वो सारे x बता दो जिसके लिए कि मशीन डिफाइंड हो, है ना, वो सारे x बता दो जिसके लिए कि मशीन डिफाइंड हो। तो हम यहां क्या बोलेंगे, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ फंक्शन, देन पहला पॉइंट कलेक्शन ऑफ
all the possible collection of all the possible real values of x for which fx is defined, for which fx is defined is called domain of the function, is called domain of the function. तो बेसिकली डोमेन क्या हुआ? एक सेट हुआ, डोमेन एक सेट हुआ, ठीक है ना? वैसा सेट जिसके एलिमेंट्स कौन है, वो सारी वैल्यूज जिनको कि हम f के अंदर रखें तो हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना? अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? तो उसके लिए सारे फंक्शन से फेमिलियर होना होगा। तो मजेदार बात क्या है, हम सारे फंक्शन से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, ठीक है ना? और मतलब इन डेप्थ फेमिलियर है एक्सेप्ट जीआईएफ और फ्रैक्शनल। जीआईएफ और फ्रैक्शनल का जस्ट एक सुपरफिशियल आइडिया है जिसको कि यहाँ डेप्थ में देखेंगे, बाकी सबसे तो हम इन डेप्थ फेमिलियर है, ठीक है ना? अब देखो सेकंड की बात करें तो सेकंड में लिख रहे हैं कलेक्शन ऑफ all the possible real values of y, क्या बोल देंगे? रेंज बोलो, नो, है ना? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ y इन द गिवन डोमेन, इन द, सारा खेल तो डोमेन का ही है, वो तो उतनी सारी चीजें हम देख चुके है ना? डोमेन रोकते ही पता नहीं क्या क्या होने लगता है, ठीक है ना? तो इन द गिवन डोमेन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब हमने सारे पॉसिबल x देख लिए, उनका कलेक्शन बता दिया तो हम डोमेन जान गए, और डोमेन की सारी वैल्यूज डाल के और हमने ये पता कर लिया कि y क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो हमने क्या बता दिया? रेंज बता दिया, ठीक है ना? कोडोमेन कभी निकालने की चीज नहीं होती, ठीक है ना? क्या होगा कोडोमेन के लिए? जैसे ही मैंने कहा f(a) to b let y equals to fx be a function, कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो let y equals to fx be a function, कभी भी ऐसा लिखा हो तो हमें दो बातें पता है। क्या? एक तो इस फंक्शन के डोमेन अपना a है, यस और नो, और दूसरा कोडोमेन इसका b है। रेंज के लिए फिर हमें हाथ पांव मारना होगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब कभी भी क्वेश्चन में कोडोमेन का यूटिलाइजेशन हो रहा होगा तो हमेशा आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछ देगा कि लेट f(a) to b be a फंक्शन, और जहां y equals to fx अपना फंक्शन है। और एक और जरूरी बात, हमेशा ध्यान रखना है, ये बात बहुत जरूरी है ना, हमेशा कभी भी आपको f(a) to b दिया तो b पे नजर रखिए, है ना? मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में इस गोले का एक पर्पस होता है। पता चला एक मस्त सा क्वेश्चन आप कर रहे हो और एक पॉइंट पे जाके फंस गए, है ना, और आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, और यहां सेट बी लिखा हुआ था क्लोज 0 से इंफिनिटी। किलो बात समझ पा रहे हो? ओवरलुक हुआ मतलब बर्बाद हो जाएंगे, मेहनत भी खराब होगी और लास्ट में फंस जाएंगे, है ना? तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एक हैबिट डालिए कि जैसे ही f(a) to b लिखता है, जैसे ही f(a) to b लिखता है तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पढ़ो तो तुरंत दोनों में गोला मार दो। किसमें किसमें? a में और b में, है ना? दोनों का कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन होगा या समटाइम्स किसी एक का होगा, है ना? और ये वाला तो जैसे ही भूलोगे ना तुरंत फंसोगे। वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यहाँ पे b के बारे में बता रखा होता है और नजरअंदाज हो गया, पता चला फंस गया, ठीक है ना? अब जैसे ही अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ, है ना, तो अब यहां से टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो जितने भी फंक्शंस पॉसिबल है उनको
दो कैटेगरी में रखा जाता है, जानते हैं कोई? बोलो क्या? हाँ, हट, बस रहने दो। एल्जेब्रिक फंक्शंस, अरे नॉन खुद से मतलब टर्म्स भी क्रिएट कर लो। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस सुना है? वाह। एल्जेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शंस को समझते हैं। अगर एल्जेब्रिक फंक्शंस को समझ गए तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कैटेगराइज किया मतलब जो एल्जेब्रिक है वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है, जो ट्रांसेंडेंटल है वो एल्जेब्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो डेफिनेशन होता है एल्जेब्रिक का, है ना, सुना क्या होता है? वैसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल्स के एल्जेब्रिक ऑपरेशन से ऑब्टेन किया जा सके, है ना, मतलब functions which can be obtained by algebraic operations of polynomials. Algebraic operations of polynomials are called algebraic function। मतलब algebraic function का ये डेफिनेशन हुआ। algebraic ऑपरेशन किसको किसको कहते हैं? कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस algebraic की कैटेगरी में आते हैं? वाह, प्लस माइनस, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड टेकिंग पावर्स। लिख लीजिए प्लस माइनस इंटू डिवीजन एंड टेकिंग पावर्स, दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कैटेगराइजेशन है ना, ये मेनली यूनिफॉर्म फंक्शंस के लिए कैटेगराइजेशन है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का फील है क्या? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब किसी टुकड़े में डेफिनेशन कुछ हो, किसी टुकड़े में डेफिनेशन कुछ हो। जैसे फॉर एग्जांपल जीआईएफ क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म नहीं, 0 से 1 में 0 है, फिर 1 से 2 में 1 है, फिर 2 से 3 में 2 है। मॉड एक्स भी नॉन यूनिफॉर्म, क्यों? 0 के पीछे -x, 0 के आगे x, है ना। तो वैसे फंक्शंस जो टुकड़ों में डिफाइंड हो, इनके लिए एक और नाम यूज होता है, पीस वाइज फंक्शंस। सुना है? पीस वाइज फंक्शन, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म बोलना या पीस वाइज बोलना बात एक ही है, ठीक है ना। तो मेनली जो ये कैटेगराइजेशन होती है ना, ये यूनिफॉर्म फंक्शंस के लिए होती है। तो यूनिफॉर्म फंक्शंस क्या हुए? जैसे मान लो अपना पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, ठीक है ना, फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, समझ रहे, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, है ना। तो दीज आर यूनिफॉर्म फंक्शन, है ना। तो इनमें ये कैटेगरी होती है। तो अब आपको क्या फील होगा जरा देखना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ फंक्शंस लिखूं, जैसे मैं बोलूं x² + x - 1 और अपॉन 3x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल्स के एल्जेब्रिक ऑपरेशन से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना। या फिर मैं बोलूं fx = √x + 1 - 3x, क्या ये एल्जेब्रिक ऑपरेशन से आ रहा है पॉलिनोमियल्स के? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। मैं बोलूं fx = x² + √9 - या 9 + x², x² + √9 + x² और अपॉन x + √4 - x², है ना। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या? एल्जेब्रिक फंक्शंस। रिमेनिंग सारे फंक्शंस क्या हुए? ट्रांसेंडेंटल। तो ट्रांसेंडेंटल का एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? जैसे fx = sin x, है ना, fx = e⁻x, fx = ln x, ये सब की कैटेगरी हो गई ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है ना। अब यहां से हम अब कैटेगराइजेशन देखते हैं। तो कैटेगराइजेशन देखते हैं तो इसमें सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिए पॉलिनोमियल फंक्शंस।
बात नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है ना। तो अब ये पॉलिनोमियल फंक्शंस की बात करें तो इससे अच्छी वाली जान पहचान अपनी हो रखी है, ठीक है ना। किस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन? एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू, है ना, अप टू ए एन। इस लूप का जो भी फंक्शन होगा उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इसके डोमेन की बात करें, है ना। अच्छा रुको, यहां पर वेयर आप क्या बोलोगे? ए नॉट ए वन ए टू, ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन बिलोंग टू आर, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। और all the powers of x, all the powers of x are whole numbers, all the powers of x are whole numbers, all the powers of x are whole numbers, ठीक है। तो इस लूप का जो भी फंक्शन है उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं बोलूं, अच्छा एक और बात इसमें कि एक बार जब आप श्योर हो कि ए नॉट इक्वल टू 0 है तो आप ये भी श्योर हो गए कि इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन इन्वॉल्व है? एन, है ना। तो हम यहां कह देंगे हियर एन इज कॉल्ड इट्स डिग्री, एन इज कॉल्ड इट्स डिग्री and a naught its leading coefficient, a naught its leading coefficient, ठीक है ना। यहीं पे एक छोटी सी चीज़ है, कई बार ये फैक्ट के फॉर्म में यूज हो जाती है। इफ ए नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब कभी भी किसी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट 1 हुआ तो उसके लिए एक अलग नाम यूज किया जाता है, मोनिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे लिखो इफ ए नॉट इक्वल्स टू 1 देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आप देखो, अगर हम यहां पर देखें तो डोमेन ऐसे फंक्शंस के क्या होंगे? आर, है ना। डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स क्या क्या डाल सकते हो। तो पॉलिनोमियल में तो मर्जी जो एक्स डाल लो, है ना। तब यहां पॉइंट वाइज देखते हैं कुछ चीजें, या रुको उससे पहले थोड़ा सा एक बार को देख लेते हैं। जैसे देखो, मान लो मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू 3, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। और डिग्री की अगर बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? सॉरी 0, इसकी डिग्री हो गई 0। इनफैक्ट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 को पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते हैं क्या? रखते हैं, उसको अलग से बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल, है ना। लेकिन उस केस में फिर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। एफ एक्स इक्वल्स 0 को हम 0 पॉलिनोमियल अलग से बोलते हैं, लेकिन उस केस में डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैं कहूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 7x माइनस 2, है ना। तो ये इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री यहाँ पर क्या हुआ? 1, है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो, इन सब में हम एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लो मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू 7x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, है ना। क्या हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे अभी हम उतना फेमिलियर नहीं है, तो अभी हम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल 7x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी हुई? 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना।
तो कोई भी इस लुक का फंक्शन आपके बाद दिख रहा है तो हम उसको पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में डाल रहे हैं, और ये हम पहले से भी फैमिलियर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब पॉइंट वाइज देखो यहाँ पे कुछ चीजें। पहला पॉइंट, डोमेन क्या हो जाएगा? ऑलवेज -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। अब रेंज की बात करो तो जरा एक ऑब्जर्वेशन देखो, रुको ना। जैसे मैं बोलूं fx है, ध्यान सुना, मान लो मैंने कहा 3x³ और +2x² -x+3, ठीक है ना, ध्यान देना। अच्छा, एक फैक्ट हम यूज करेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस वर्ड में जब तक आ नहीं रहा तब तक मैं कॉन्टिन्यूअस वर्ड अगर यूज कर रहा हूं, अरे सोया हुआ क्यों है, काहे को आया फिर, है आराम से घर पे आराम करता। देखो, कॉन्टिन्यूअस वर्ड जहां यूज करूंगा उसका मतलब होगा कि ग्राफ बनाते वक्त अपना पेन लिफ्ट ना हो। डिफरेंशिएबल वर्ड जहां यूज करूंगा उसका मतलब हुआ, नहीं सुनो तो, तीन बातें। डिफरेंशिएबल वर्ड जहां यूज हुआ उसका मतलब हुआ, सब आगे सीखेंगे बट अभी काम चलाओ, है ना। डिफरेंशिएबल वर्ड जहां यूज हुआ उसका मतलब ग्राफ में कहीं भी शार्प टर्न नहीं है, मतलब स्मूथनेस है, ठीक है ना। और पहली बात तो डिस्कंटिन्यूटी नहीं होगी, है ना, और ग्राफ वहां क्या होगा, स्मूथ होगा, है ना। और तीसरी बात कि वहां पर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस ना हो, डिस्कंटिन्यूटी ना हो, स्मूथ हो और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस ना, ठीक है ना। तो ऐसे केस में फिर हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए एक फैक्ट है कि इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। अभी हम आगे ये लाइन लिख भी लेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखो, मैं यहां आपसे एक चीज पूछूं, किसी फंक्शन को ग्राफिकली सोचने के स्टेप्स क्या थे, रिकॉल करो। डोमेन, किनारों पर जो भी लिमिट की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू जो भी एप्लीकेबल है, बोलो, एंड फिर dy/dx, है ना। तो जरा एक चीज देखो, यहां पर मैं x को जब इंफिनिटी की ओर भेजूंगा तो fx इंफिनिटी जाएगा, x को इंफिनिटी की ओर भेजूंगा तो fx कहां जाएगा, इंफिनिटी। और ये डिसीजन किसने लिया, लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में लीडिंग कोफिशिएंट सुपर बॉस है, ठीक है ना। जब हम इंफिनिटी पे होंगे तो ये x³ इतना बड़ा होगा कि यहां आगे फिर x² का क्या कोफिशिएंट है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। समझते हैं सब लोग, ठीक है ना। मतलब मेन गाइड आपको कौन करेगा, हाईएस्ट पावर, है ना। तो यहां पे हाईएस्ट पावर में आपको x³ का कोफिशिएंट दिखा 3, तो हम बोलेंगे x टेंड टू इन्फिनिटी, तो फिर fx टेंड टू इन्फिनिटी। और इतना ही नहीं, अगर x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी तो fx टेंड टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और मैं इसी में एक छोटा सा चेंज कर दूं, मान लो मैंने कहा -7x³ और +12x² और -3x+4, है ना। तो यहां पे रिवर्स हो जाएगा, क्या, लीडिंग कोफिशिएंट यहां कैसा है, नेगेटिव। तो वेरी लार्ज x के लिए, पहले तो वेरी लार्ज x के लिए x³ इतना लार्ज हो गया कि बाकी चीजें रिलेवेंट हो गई, और फिर उसमें कोफिशिएंट क्या है, -7। तो वेरी लार्ज x के लिए हमें यहां क्या फील हुआ कि जब x को हम इन्फिनिटी भगाएंगे तो fx माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और जब x को माइनस इन्फिनिटी भगाएंगे तो फिर fx इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है ना। अब जरा एक बात देखो, अच्छा एक और चीज यहां यही रहने देते हैं, ठीक है ना। और मैं यहां डेटा चेंज करता हूं, मैंने इस 3 की जगह 5 रख दिया, ये गलत हुआ क्या, जब तक ऑड है तब तक ठीक है ना। मैंने इस 5 की जगह 13 लिख दिया, जब तक ऑड है ठीक है ना। इसका मतलब पता है, इसका मतलब किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में किनारों पर, यहां किनारे कौन हुए, -∞ और +∞,
तो किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में किनारों पर अगर एक तरफ ग्राफ टॉप पे है तो दूसरी तरफ ग्राफ, या अगर एक तरफ ग्राफ बॉटम पे है तो दूसरी तरफ ग्राफ टॉप पे है। तो अब बताओ, आप बॉटम से टॉप ट्रेवल करना चाह रहे हो, कैसे भी ट्रेवल कर लो, आपने y की एक एक वैल्यू कवर कर ली, क्योंकि आप नीचे से पूरा ऊपर तक जा रहे हो। तो किसी भी ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसकी रेंज अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या बोलेंगे, ऐसे फंक्शन की रेंज R। तो रेंज R कितनी चीजों ने मिलकर यहां मैनिपुलेट किया? दो चीजें, नहीं रुको ना, दो चीजें। एक तो किनारों पर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, केवल इतना सफिशिएंट नहीं था, और दूसरा कि फंक्शन में हर जगह कॉन्टिन्यूटी थी। तो जब ग्राफ बनाते वक्त अपना पेन उठ ही नहीं रहा है, तो बॉटम से टॉप जाओगे या टॉप से बॉटम आओगे तो आपने सारे y को अटेन कर लिया। तो यहां से क्या फैक्ट आ गया अपने पास कि किसी भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल की रेंज होगी R, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब यहीं पे एक और छोटी सी चीज देखो, जैसे मैं बोलूं f(x) = 5x⁻6 माइनस 100x⁵ प्लस 7x² माइनस 8। एक एग्जाम्पल ले लिया रैंडम, ठीक है। अब यहां सबसे बड़ी पावर क्या है? इवन है, बोलो। तो हुआ क्या, इवन पावर होने की वजह से सुपर बॉस तो x⁻6 ही है ना, तो इसने माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का इंपैक्ट कर दिया नलिफाई। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का 6 पावर क्या हो जाएगा, वापस पॉजिटिव। तो यहां आपको इस एग्जांपल में क्या दिखा कि लिमिट x टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी fx, ये जो है क्या है, इन्फिनिटी। मतलब हम चाहे x को प्लस इन्फिनिटी भेजे या माइनस इन्फिनिटी भेजे, fx क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, fx = -2x⁴ माइनस 7x³ प्लस 3, है ना। यहां आप कहोगे लिमिट x टेंड टू प्लस माइनस इन्फिनिटी fx, इट विल बी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अब जरा देखो एक चीज, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए इसको अगर हम ग्राफिकली सोचना चाहें तो हमें क्या फील हुआ कि दोनों किनारों पर पेन अपना टॉप पर है, तो टॉप से आएगा टॉप जाएगा, बीच में कहीं पेन लिफ्ट नहीं हुआ। तो आप सोचो, जब टॉप से आके टॉप जाएगा और बीच में कहीं पेन नहीं उठा, तो कोई एक लेवल तो आएगा ना जिसके बाद फिर ग्राफ उसके नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसे फंक्शन में हमेशा एक लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, हमेशा एक लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना, यस और नो, ठीक है। और सेकंड वाले एग्जांपल में ग्राफिकली सोचो तो इसका फील क्या हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से बॉटम से आएगा, अरे कहां देख रहा है, बॉटम से आएगा बॉटम जाएगा, बॉटम से आएगा बॉटम जाएगा, मतलब यहां पर ऊपर एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर फिर ग्राफ नहीं जाएगा, क्योंकि डोमेन तो आ रहा है, कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इस केस में फिर हम क्या कहेंगे कि इसके कुछ ना कुछ ग्रेटेस्ट वैल्यू है ना। तो अगर आप देखो तो आपको यहां से क्या फील हुआ, तीन बातें। अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रेंज R, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो उसके रेंज का पैटर्न क्या आएगा, समथिंग से इंफिनिटी, है ना। और लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव तो उसके रेंज का पैटर्न क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से समथिंग। तो इन्हीं सब बातों को लिखते हैं यहाँ पे सेकंड, है ना। इसमें इसके अंदर पहली बात तो रेंज ऑफ एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, odd degree polynomial, range of an odd degree polynomial is पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहीं पे in case when degree is
इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लिखने के पीछे पर्पस क्या है, जीरो ना हो, है ना। इन केस व्हेन डिग्री इज इवन नेचुरल नंबर, है ना, यानी कि 2, 4, 6, 8, है ना, देन लीडिंग कोफिशिएंट positive implies range will be of the form क्या, समथिंग k से इंफिनिटी, रेंज विल बी ऑफ द फॉर्म समथिंग k से इंफिनिटी। हाँ, ये k क्या होगा, इसके लिए फिर हमें किसकी हेल्प पड़ेगी, कैलकुलस की, है ना, बोलो, है ना। अब ये कैलकुलस बाकी रोल प्ले करेगा। जैसे मान लो एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसमें मैक्सिमम टर्न कितने पॉसिबल है, 3। लॉजिक क्या, f' क्यूबिक होगा, तो एक क्यूबिक में कितने साइन चेंज हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 होंगे। ये जरूरी है क्या, नो, ठीक है ना, बोलो। ऐसे ही एक मान लो 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम टर्न उसमें कितने हो सकते हैं, 9। क्यों, क्योंकि उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 9 डिग्री का, ठीक है ना। अब यहीं पे देखो, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव implies range will be of the form -infinity से समथिंग k, ठीक है ना, -infinity से समथिंग k, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट यहां लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर everywhere continuous and differentiable. Polynomial functions are everywhere continuous and differentiable, ठीक है। यहां पे वो टर्न वाली बात लिख लो, 4th पॉइंट। a polynomial function of degree n, a polynomial function of degree n, polynomial function of degree n a polynomial function of degree n can have maximum number of can have n minus 1 maximum number of terms, n minus 1 maximum number of terms, n minus 1 maximum number of terms in its graph, हाँ, और सॉरी, maximum number of turns in its graph depending upon number of sign changes, depending upon number of sign changes in the expression of its derivative, in the expression of its डेरिवेटिव। अब एक और मजेदार बात देखो, अभी तक मैं क्या कहा करता था कि कई सारी चीजें हम फंक्शन की कवर कर रहे हैं, तो फंक्शन में आएंगे तो ऐसे फास्ट हो जाएगा। तो अब यहां से क्या होगा, कई सारी चीजें एओडी की कवर होती जा रही है, तो जब हम एओडी में आएंगे तो उस समय तक अपना 50-60% निपट चुका होगा।
एओडी का हम वेट नहीं करेंगे एओडी जैसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा मीनवाइल मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या होता है। देखो कुछ चीजें सोचो, एफ डैश, ध्यान दो, एफ डैश का साइन स्कीम अगर ऐसा है, नहीं तो एफ का शेप अल्फा के पास कैसा होगा, ऐसा बताया है ना, ठीक है। एफ डैश का साइन स्कीम अगर अल्फा के पास ऐसा है तो शेप ऐसा, ठीक है ना। एफ डैश का साइन स्कीम ऐसा है, शेप ऐसा, जिसमें इस अल्फा जो पॉइंट आएगा वहां पे टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और एफ डैश का साइन स्कीम अगर ऐसा है ना, तो यहाँ पर शेप जो है वो घट के घटने वाला आएगा। मीनवाइल ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये सब पॉइंट्स है जहाँ टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। एक और मज़ेदार बात सुनिए, ये बेसिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए बात कर रहे हैं हम। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए अगर ग्राफ का शेप कहीं ऐसा बन रहा है, ग्राफ का शेप किसी अल्फा की विसिनिटी में ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या श्योर हो, ज़रा देखना। आप यहाँ पे श्योर हो कि एफ अल्फा 0 है एज वेल एज एफ डैश अल्फा 0 है। मतलब एफ एक्स का जो फॉर्मेट होगा वो हर हाल में x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू समथिंग पी एक्स होगा। कितने लोग एक बार में बात समझ रहे हो ना, सोच के देखो ना। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां f भी 0 है और f डैश भी 0 है, तो ये तभी फिजिबल है जब एफ एक्स का x माइनस अल्फा फैक्टर हो मिनिमम 2 टाइम्स। इसके अलावा भी अभी आ सकता है, लेकिन इतना तो हम श्योर है। जैसे सोच के देखो, मैं कहूं आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर का ग्राफ, तो आपका कैसा बनेगा, ऊपर से आएगा 8 पे टच करेगा और चला जाएगा, तो वहां है ना, बोलो। और x माइनस 2 की पावर 8 कर दो तो भी तो शेप तो ऐसा ही है, बोलो ना। उस केस में 2 कितनी बार रिपीटेड रूट है, 8 बार। क्लैरिटी है। और फिर एक छोटी सी चीज और, कि कभी भी आपको ग्राफ का शेप कुछ ऐसा फील हो रहा है, इस तरह का या दूसरी साइड वाला, है ना, जिसमें ये अपने पास अल्फा है। दूसरी साइड वाला भी बना ही देता हूं। देखो ये अल्फा है ना, तो इन दोनों ही डेटा में क्या है, इन दोनों ही डेटा में आपको गौर करो तो एफ अल्फा भी 0 है, एफ डैश अल्फा भी 0 है और एफ डबल डैश अल्फा भी 0 है। ये बताओ तो, जैसे एफ डैश का साइन स्कीम हमें बताता है कि ग्राफ कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, बताता है ना, वैसे ही एफ डबल डैश का साइन स्कीम क्या बताता है, कॉन्केविटी। जो लोग नहीं जानते हो ध्यान से सुनो, किसी इंटरवल में अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव है तो एफ की कॉन्केविटी है अपवर्ड, किसी इंटरवल में अगर एफ डबल डैश नेगेटिव है तो एफ की कॉन्केविटी है डाउनवर्ड। तो सोच के देखो, अल्फा एक ऐसा पॉइंट है यहां ये वाले एग्जांपल में जिसमें ग्राफ अपनी कॉन्केविटी अल्फा पर स्विच कर रहा है। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ एफ डबल डैश का साइन स्कीम क्या बनेगा, दोनों फर्स्ट वाले ग्राफ में एफ डबल डैश का साइन स्कीम क्या बनेगा, जरा देखो तो। यहां पे अगर आप एफ डबल डैश का साइन स्कीम देखो, पहले तो एफ डैश का साइन स्कीम देखो। एफ डैश का साइन स्कीम क्या बनेगा, अल्फा पर 0, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, और एफ डबल डैश का साइन स्कीम क्या बनेगा, अल्फा पर 0 और पीछे कॉन्केविटी कैसी
डाउनवर्ड, मतलब माइनस, आगे कॉन्केविटी कैसी, अपवर्ड, यानी कि प्लस। ठीक है, और सेकंड के लिए अगर देखो तो सेकंड के लिए यहां पर एफ डैश का साइन स्कीम लिखो तो आपको अल्फा के इधर क्या फील हो रहा है, माइनस, इधर भी माइनस, क्योंकि ग्राफ ऑलवेज क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, और एफ डबल डैश का देखो तो क्या, अल्फा पर 0, पीछे प्लस, आगे माइनस, क्योंकि पीछे कॉन्केविटी कैसी है, अपवर्ड, आगे कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो अब देखो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो क्या मैनिपुलेट हो रहा है, यहां पे मैनिपुलेट हो रहा है कि इन दोनों ही फिगर्स में एफ अल्फा 0 है, एफ डैश अल्फा 0 है और एफ डबल डैश अल्फा 0 है। मिनिमम इतना तो है ना। तो आपको यहां एफ एक्स का जो पैटर्न फॉलो होगा ना, वो कैसा कि x माइनस अल्फा का क्यूब इंटू पी एक्स, मतलब अल्फा मिनिमम 3 बार रिपीट तो हो रहा है, x माइनस अल्फा क्यूब इंटू पी एक्स, अल्फा मिनिमम 3 बार तो रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये बस हम अल्फा के विसिनिटी में बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये जो डिस्कशन हुआ ना, ये पूरा देखो, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये अपना पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ की एकदम क्लैरिटी ला देता है, ठीक है ना। तो मतलब इनफैक्ट इसके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमें पूरा एओडी तक वेट करने की जरूरत अब नहीं है, अगर अपने पास इसकी क्लैरिटी है तो कोई। अब चलो एक और बात समझाता हूं, चलो यहां एक और बात समझाता हूं, इससे और क्लैरिटी आएगी। जरा देखना, तो मैंने कहा लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। मैं आता हूं अभी उस पर, तुम जो पूछ रहे हो, ठीक है। और एफ एक्स को हम कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एल्फा की पावर एन इंटू पी एक्स, एक्स माइनस एल्फा की पावर एन इंटू पी एक्स, ठीक है ना। जहां पी एल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, जहां पी एल्फा नॉट इक्वल टू 0 है। अब सोच के देखो, ये हम घुमा फिरा के क्या कहना चाह रहे हैं कि एफ एक्स का एक्स माइनस एल्फा जो फैक्टर है एग्जैक्टली एन टाइम्स। भाई पी एल्फा नॉन जीरो होने का मतलब अब और एक्स माइनस एल्फा हमें नहीं मिलेगा। एफ एक्स का एक्स माइनस एल्फा जो फैक्टर है वो एग्जैक्टली एन टाइम्स, ठीक है ना। चलो एन से कंफ्यूज हो गए तो एक काम करते हैं, छोड़ो यहां पे, इसको हम ले लेते हैं मान लो 7, ठीक है। और पी एल्फा नॉन जीरो बोलने का मतलब अब हमें फर्दर एक्स माइनस एल्फा फैक्टर पी एक्स से तो नहीं मिल रहा, यानी कि हम इसको एक और लैंग्वेज ले सकते हैं कि इस सिनेरियो में, पीछे क्या देख रहा है, इस सिनेरियो में एफ एक्स के लिए एल्फा रिपीटेड रूट है, हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। एल्फा रिपीटेड रूट है 7 टाइम्स, ठीक है ना। अब जरा देखना, तो यहां मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 7 एल्फा की पावर 6 इंटू पी एक्स, 7 एक्स माइनस एल्फा की पावर 6 इंटू पी एक्स प्लस इंटू पी डैश एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें से x माइनस एल्फा की पावर 6 जो है ये कॉमन आ रही है ना, और बचा क्या, 7 पी एक्स और इंटू एक्स माइनस एल्फा और इंटू पी डैश एक्स। अब जरा देखो तो ये जो पार्ट है इसको अगर मैं जी एक्स बोल दूं, है ना, तो जरा देखो तो जी एल्फा क्या आएगा, 7 पी एल्फा प्लस 0। क्या मैं श्योर हूं कि ये नॉन जीरो होगा? बिल्कुल श्योर हूं, क्योंकि पी एल्फा क्या दे रखा है, कुछ अच्छा फील हुआ। इसका मतलब अगर एफ एक्स के एक्स माइनस एल्फा एग्जैक्टली 7 बार फैक्टर है तो उसके डेरिवेटिव का एक्स माइनस एल्फा एग्जैक्टली 6 बार फैक्टर आएगा। तो इसका मतलब उसके डबल डेरिवेटिव का एक्स माइनस एल्फा, बोलो, है ना। ये तभी जब p
हाँ लिखा हुआ है ना, अदरवाइज एग्जैक्ट वर्ड हटा देंगे और बोलेंगे एटलीस्ट। अब जैसे यहाँ पी अल्फा नॉट इक्वल टू 0 हटा दूं तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका मतलब एफ एक्स का एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है मिनिमम 7 टाइम्स, तो उसके डेरिवेटिव का एक्स माइनस अल्फा फैक्टर होगा मिनिमम 6 टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो जब आप डेरिवेटिव में आगे जाते जाते हो तो ये रिपीटेड रूट की संख्या एक एक कम होती जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब जरा देखो तो आपको यहां पे क्या फील हो रहा है, फर्स्ट वाले इसमें फर्स्ट में क्या फील हो रहा है, एफ अल्फा 0 एफ डैश अल्फा 0 बोलो। मतलब एफ एक्स के लिए एक्स माइनस अल्फा कम से कम 2 बार तो फैक्टर हो। अभी भी नहीं समझ आएगा, है ना। तीसरा देखो, दूसरा वाला फिगर देखो, इसमें क्या क्या फील हो रहा है, एफ अल्फा भी 0 एफ डैश अल्फा भी 0 एफ डबल डैश अल्फा भी 0। ये सिनेरियो तभी सेटिस्फाइड होगा जब एक्स माइनस अल्फा कम से कम 3 बार तो हो। हाँ, सेकेंड फिगर, फर्स्ट फिगर में ऑलवेज ये जो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर आएगा वो इवन पावर में आएगा, या तो 2 या 4 या 6 इस तरीके से। ठीक है ना। सेकेंड वाले में ऑलवेज ऑड पावर में आएगा। ठीक है। अब ये तो यहां से पता है, एक नोट लिख लेते हैं, क्या, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बात नहीं, लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन और एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स माइनस अल्फा की पावर n इंटू पी एक्स। ठीक है ना। तो जहां पी अल्फा नॉन जीरो है तो हमने यहां क्या सीखा, देन एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा एक्स माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 और इंटू समथिंग जी एक्स, जिस जी एक्स के लिए आप क्या श्योर हो कि जी अल्फा नॉट इक्वल टू, जी अल्फा नॉट इक्वल टू। ठीक है ना। अब एक और मजेदार ऑब्जर्वेशन देखो, जैसे मैंने कहा एफ एक्स है एक्स माइनस अल्फा की पावर 6, है ना, और इंटू समथिंग क्यू एक्स, इंटू समथिंग क्यू एक्स। ठीक है ना। और प्लस समथिंग रिमाइंडर मान लेते हैं 13, कुछ भी यहां रैंडम। ठीक है ना। अब एक मजेदार बात सोचो कि, सुना, बहुत काम की चीज है, अगर यहां मैं ये 13 उड़ा दूं तो ये पिछला अपना काम आ रहा है कि जब भी हम एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा 5 पावर में तो होगा, बोलो। ठीक है ना। ये तो वहां से क्लैरिटी आ गई। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि अगर फॉर्मेट ऐसा है, इसका मतलब एफ एक्स को जब हम एक्स माइनस अल्फा की पावर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट रिमाइंडर है ना, जबकि रिमाइंडर मैक्सिमम यहां पर कितनी डिग्री का आ सकता है, यहां पर, अरे यार, रिमाइंडर मैक्सिमम यहां पर कितनी डिग्री का आ सकता है, 5 डिग्री का। लेकिन यहां एक स्पेशल केस आपके सामने मैंने रखा जिसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, कांस्टेंट, है ना। तो आप सोच के देखो, जब आप यहां एफ डैश एक्स करोगे तो ये 13 का कोई रोल आएगा क्या, तो बोलो ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो सेम पैटर्न हो जाएगा इसका कि x माइनस अल्फा की पावर 5 और इंटू समथिंग जी एक्स, x माइनस अल्फा की पावर 5 इंटू समथिंग जी एक्स। तो कभी भी इस तरह के x माइनस अल्फा की पावर n से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर आपको कहता है कांस्टेंट रिमाइंडर है ना। तो मतलब समझ जाइए कि आपको ये फैक्ट यूज करना है। जैसे एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है, सुनो, पेन चलाना। मैंने कहा एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, चलो लिखो लिखो लिखो, यहीं फ्रेम करके दिखाता हूं। लेट
y इक्वल्स टू एफ एक्स, बात नहीं, let y equals to fx be a polynomial function, having degree at most 5, मतलब अधिक से अधिक इसकी डिग्री कितनी हो सकती है? 5, ठीक है ना, हैविंग डिग्री एट मोस्ट 5, है ना। अब यहां कह रहा है कि fx when divided by x माइनस 1 का होल क्यूब एंड x प्लस 1 का होल क्यूब, कॉमा, gives remainder 5 and 7 respectively. 5 and 7 respectively, मतलब जब हम x माइनस 1 के क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 5, जब हम x प्लस 1 के क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 7। पहले आपको ये स्पेशल केस फील होना चाहिए, क्यों? क्योंकि कायदे से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? 2 डिग्री, है ना, क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अब अपने को कह दिया फाइंड fx। अब अभी जो पीछे आपको सिखाया, अगर वो ना सिखाऊं तो यहां तो हवाई न लगने की, क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मतलब एक स्टेप नहीं हिल सकता। देखो यहां से हमें क्या फील हुआ कि ये जो अपना fx है, इट इज ऑफ द फॉर्मेट x माइनस 1 का क्यूब इंटू समथिंग q1x और प्लस 5, ठीक है। और यहीं से fx के लिए बोल रहा है सेकेंड वाले स्टेटमेंट से कि इट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस 1 का क्यूब q2x प्लस 7, q2x प्लस 7, है ना। अब देखो, अगर मैंने आपको बिना कुछ बताए ये क्वेश्चन दिया होता तो आप बस 2 चीज सोच के बैठे होते कि सर एक तो यहां पर f1 हो जाएगा 5, नहीं, और f माइनस 1 हो जाएगा 7, 0 प्लस 7, ये 2 चीज सोच के आप बैठे होते, इसके बाद का आपसे एक्सप्लोर ही नहीं होता। हाँ, लेकिन जब ये फैक्ट बता दिया तो अब एक्सप्लोर होगा। क्या एक्सप्लोर होगा? देखो फिर से समझाता हूं, यहां पे क्या है, जैसे ही बोला कि fx का फॉर्मेट ये है तो क्या श्योर हो गया कि f डैश x में x माइनस 1 कम से कम 2 बार तो होगा, और फिर fx का फॉर्मेट ये है तो क्या श्योर हो गया कि f डैश x में x प्लस 1 कम से कम 2 बार तो होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन ने क्या कह रखा था कि fx की डिग्री एटमोस्ट क्या है? 5 है, तो f डैश की डिग्री एटमोस्ट होगी 4, तो आप देखो वो 4 डिग्री ऑलरेडी यहां ऑब्टेन हो चुकी है। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, जस्ट एक लीडिंग कोफिशिएंट कुछ हमने मान लिया a, किसका? f डैश का, है ना। और अब रिवर्स सॉल्विंग करेंगे, तो ये पॉलिनोमियल के बड़ी मजेदार टेक्निक है जिसमें हम हायर डेरिवेटिव से पीछे आ जाते हैं। निकालना है पॉलिनोमियल, हम स्टार्ट लेंगे p डैश x से, इंटीग्रेट करके px तक आ जाएंगे। इधर वो बात समझ चुके हो। निकालना है पॉलिनोमियल, हम स्टार्ट लेंगे p डबल डैश x से, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे px तक आ जाएंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं रिवर्स सॉल्विंग यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ आप देखो, तो आप यहां f डैश x को क्या लिख पाए? आप f डैश x को क्या लिख पाए? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स,
तो अगर एफ डैश एक्स इतना है तो आप एफ एक्स के लिए क्या बोलोगे, एक्स की पावर 5/5 माइनस 2 x³/3 है ना, और प्लस x और प्लस समथिंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। अब हम सोच रहे हैं, अरे ढंग से बैठो, अब हम सोच रहे हैं कैसे भी करके a और लैम्डा मिले। तो a और लैम्डा मिले तो अपने पास इंफॉर्मेशन कितने हैं, 2 है नहीं। तो जब आप f1 रखोगे तो f1 आ गया कितना अपना, a × 1/5 माइनस 2/3 प्लस 1 प्लस लैम्डा, और f1 अपना कितना है 5, ये अपना f1 क्या हो गया 5। और ऐसे ही जब आप f-1 रखोगे तो ये आ गया a माइनस 1/5 और प्लस 2/3 माइनस 1 प्लस लैम्डा, और ये f-1 अपना कितना हो गया 7। नाउ 2 अननोन्स, 2 इक्वेशंस वी कैन सॉल्व। ठीक है, मतलब ये जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना, उसके थ्रू देखो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ गया है ना। और अगर ये अंडरस्टैंडिंग ना हो तो ये तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं चलेगा कि डायरेक्शन क्या। ठीक है, तो देखो एक बार फिर समराइज करता हूं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने सीखी यहां पे। क्या, एक तो कभी भी ग्राफ का शेप इस तरह का हुआ तो जो पॉलिनोमियल है उसमें अल्फा रिपीटेड रूट है मिनिमम 2 टाइम्स। अरे कहां देख रहा है, अपना रिवीजन कर रहा हूं मैं। कभी भी ग्राफ का शेप ऐसा या ऐसा हुआ तो अल्फा रिपीटेड रूट होगा मिनिमम 3 टाइम्स। ठीक है ना। फिर यहां से हमने एक बात सीखी कि कभी भी एफ एक्स में x माइनस अल्फा कुछ पावर में है, एग्जैक्टली उतने पावर में है, तो एफ डैश एक्स उससे जस्ट एक कम पावर में होगा। और इसी का एक स्पेशल केस आया कि अगर फंक्शन ऐसा है कि x माइनस अल्फा की पावर n से उसको डिवाइड करने पर एक कांस्टेंट रिमाइंडर आ रहा है, मतलब कांस्टेंट का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, तो उस केस में भी एफ डैश एक्स के x माइनस अल्फा जो पावर होगा उससे जस्ट एक कम होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो भी वैल्यू लिखी है इसको डिफरेंशिएट करते वक्त ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। देखो अब इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद आप सोचो, अगर मैं बोलूं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 की पावर 6 का ग्राफ कैसा होगा, है ना। तो x माइनस 2 की पावर 6 का ग्राफ कैसा होगा, तो आपको कैसा फील होगा, ये कुछ इस तरीके से। बोलो हाँ है ना, बोलो तो सही है ना। ये यहां 2 होगा, क्या ये पैराबोलिक शेप है, यस और नो? अरे यस, नॉट एट ऑल। पैराबोलिक होने के लिए डिग्री 2 होना मस्ट है ना। पूरे हम कोऑर्डिनेट जानते हैं, है ना। क्या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर, तो उसके लिए डिग्री 2 होना मस्ट है ना। तो हर ऐसी दिखने वाली चीज़ पैराबोलिक थोड़ी ना होगी। फिर जैसे मैं बोलूँ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, और यही मैं कर दूँ x माइनस 2 की पावर 5, है ना। तो इस बार इसका जो शेप बनना है, इसका जो शेप बनना है वो कैसा बनना है, मतलब ध्यान ये रखेंगे कि x एक्सिस पर 2 पर क्या हो, टेंजेंट खुद x एक्सिस हो। क्रिस्टल क्लियर है क्या? अरे बोलो तो सही। ठीक है, तो जब हम पॉलिनोमियल फंक्शंस पे आ गए और इतनी सारी बातें देख लिए, तो यहाँ ये सब एओडी का पार्ट निपटा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप सोचो, हम एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इसके ग्राफ में एक्सपर्ट है नहीं, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इसके ग्राफ में एक्सपर्ट है। इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जिसमें ये वाला पॉइंट क्या हुआ 0, b और इसका स्लोप क्या हो गया a ना। इनफैक्ट हम एफ एक्स इक्वल्स टू
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके भी ग्राफ में एक्सपर्ट है, इसमें तो न जाने कितनी चीज़ें देख ली, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, डिपेंडिंग अपॉन पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है ना, ऐसा या फिर ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। बहुत सारी बातें इसमें हमने देखी, ठीक है ना। बट अगर नोटिस किया जाए तो क्यूबिक के मामले में हम अभी बिल्कुल अनटच्ड हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्यूबिक के ग्राफ को भी हाथ पे हाथ निपटा लेंगे, ठीक है ना। तो ज़रा देखो, y इक्वस टू एफ एक्स इक्वस टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा ग्राफिकली ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, और एक बार को मान के चल रहे हैं लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव वाला सीख लिए तो नेगेटिव वाला अपने आप फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दो इधर, मस्त एकदम नींद काट रहा है। चलो 4-5 दिन में नींद अच्छे से पूरी कर लेना, ठीक है ना। देखो यहां पर ए पॉजिटिव दे रखा है ना, तो ए पॉजिटिव होने की वजह से देखो डोमेन इसकी क्या हो गई आर। तो ग्राफिकली सोचने का स्टेप क्या होता है, डोमेन किनारों पर फंक्शन की या लिमिट की वैल्यू विच एवर इज एप्लीकेबल, ठीक है ना, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव नहीं। तो यहां पर हमें क्या फील हो रहा है, x टेंड टू इंफिनिटी इंप्लाइज एफ एक्स टेंड टू इंफिनिटी, और x टेंड टू माइनस इंफिनिटी इंप्लाइज एफ एक्स टेंड टू माइनस इंफिनिटी। मतलब इसका ग्राफ बॉटम से आ रहा होगा और टॉप जा रहा होगा, बॉटम से आ रहा होगा, टॉप जा रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर लिमिट का काम हो गया, डोमेन का काम हो गया, है ना। डोमेन अपने क्या है, डोमेन इसके माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब यहां फिर किसका रोल आएगा, एफ डैश एक्स का। तो ये आया 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहां जो हम ग्राफिकली इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल को ग्राफिकली ऑब्जर्व करने का वन ऑफ द मेन पर्पस होता है टू ऑब्जर्व इट्स रियल रूट्स, टू ऑब्जर्व इट्स। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ आप बनाओगे तो रियल रूट ऑब्जर्व करने का मतलब क्या हुआ, वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहां कहां मीट कर रहा है और कैसे मीट कर रहा है। सोच के देखो, अभी जो ये सीखा इससे ये क्लियर हुआ कि खाली मीट जरूरी नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि एक्स एक्सिस से वो मीट किस तरीके से कर रहा है, क्रॉस कर रहा है कि टच कर रहा है, टच में भी कैसे टच कर रहा है, फर्स्ट वाला फिगर की तरह की सेकेंड वाला फिगर की तरह, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहां पे एफ डैश एक्स पे आए तो एफ डैश एक्स क्या दिखा, 2 डिग्री का, बोलो। तो इसका साइन स्कीम बनाना है तो सारा डिसीजन किसके हाथ में चला गया, डी के। इसका जो डी होगा क्या आएगा, बी स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर और माइनस 12b। सारा डिसीजन डी के हाथ में चला गया। क्या, अगर डी पॉजिटिव होगा तो साइन चेंज कितनी बार होगा, 2 बार। डी अगर इक्वल टू 0 हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, बस एक बार डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और डी लेस देन 0 हुआ तब तो पॉजिटिव ही, है ना। तो यहां पर अब देखो केसेस बन जाएंगे। फर्दर एफ डबल डैश एक्स की बात करो तो एफ डबल डैश एक्स आया अपने पास कितना, 6ax प्लस 2b। और अगर देखा जाए तो आप यहां एफ डबल डैश का साइन स्कीम लिख पा रहे हो, क्या लिख पा रहे हो, इसका 0 आ रहा है कहां पर, -b/3a, ठीक है ना। और चूंकि a अपन ने पॉजिटिव ले रखा है तो लीडिंग कोएफिशिएंट यहां पॉजिटिव है, तो इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस। इसका मतलब यहां पर ग्राफ में कैसा भी हम ग्राफ बनाएं उसमें -b/3a के पीछे कॉन्केविटी होगी डाउनवर्ड, बोलो मतलब कुछ ऐसी, है ना। और -b/3a के आगे कॉन्केविटी होगी अपवर्ड, मतलब कुछ ऐसी। ये भी तय हो गया। मतलब
क्यूबिक का ग्राफ बनाते वक्त कॉन्केविटी स्विच कितनी बार होगा? एग्जैक्टली वन टाइम, एग्जैक्टली वन टाइम, मतलब इतना होना मस्ट है, क्योंकि हम देखो जनरल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, ABCD तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्यूबिक का ग्राफ बनाते वक्त कॉन्केविटी स्विच एग्जैक्टली वन टाइम, ठीक है ना। अब इसका हम ध्यान रखेंगे जब भी ग्राफ बनाएंगे तो। अब इसमें देखो केस वाइज चलते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं जब d ग्रेटर देन 0 है। तो d के ग्रेटर देन 0 होते ही क्या हुआ? f डैश का साइन स्कीम मिलने लगा आपको। क्या? f डैश के दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा, बोलो, और साइन स्कीम का पैटर्न क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। जहां ये अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं? 3ax स्क्वायर, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूट्स है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अब देखो, तो यहां f डैश का साइन स्कीम ऐसा आना, मतलब ग्राफ का शेप क्लियर है, ग्राफ का शेप क्लियर है। अल्फा तक में बढ़ा, अल्फा पे मैक्सिमा बनाया, बीटा तक में घटा, बीटा पे मिनिमा बनाया और चला गया। कितने लोग एक बार में बात समझ रहे हो? ये है ना। क्यों? क्योंकि ग्राफ को कैसे जाना है? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। और f डैश ने साइन कितनी बार चेंज किया है? 2 बार। कहां कहां पर? अल्फा पर और बीटा पर। मतलब बेसिकली ये जो अपना पॉइंट है, ये अपना पॉइंट क्या है? अल्फा कॉमा एफ अल्फा, और ये पॉइंट अपना क्या है? बीटा कॉमा एफ बीटा। और ये भी श्योर है कि यहां पर टेंजेंट विल बी पैरेलल टू क्या? एक्स एक्सिस। और देखो यहां कहीं एक जगह कॉन्केविटी स्विच हुआ है, बोलो। और ये जो कॉन्केविटी स्विच हुआ है, इसके लिए एब्सिसा क्या है अपने पास? माइनस b/3a, ऑर्डिनेट जो भी हो जाए अपना, ठीक है ना। इससे पीछे कॉन्केविटी कैसा है? डाउनवर्ड। उससे आगे कॉन्केविटी कैसा है? अपवर्ड। और लीडिंग क्वेश्चन पॉजिटिव के लिए सीख लिया तो दूसरा के लिए तो हो ही जाएगा। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि वी आर इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस से कितनी बार मीट कर रहे हैं और कैसे मीट कर रहे हैं। तो अब उस बेसिस पर देखो, यहां पे मैं कुछ फिगर्स बना के दिखा रहा हूं, आप देखो ध्यान से। बात नहीं, रैंडम कोई भी एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखो, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया ऐसा, ठीक है, जिसमें अपने पास ये अल्फा है, ये बीटा है। बताओ कितने बार मीट हुआ एक्स एक्सिस से ग्राफ? एक बार, रेड से मीट करा, यहां एक बार मीट हुआ। तो बताओ नेचर ऑफ फ्रूट्स के लिए हम क्या बोलेंगे? 1 रियल 2 इमेजिनरी। इमेजिनरी हमेशा आकर इन कॉन्जुगेट, क्योंकि कोएफिशिएंट्स क्या है? रियल है, ठीक है। सुना मेरी बात ध्यान से। अब इसी में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, बोलो है ना, यहां भी मीटिंग कितनी बार? एक बार, ठीक है ना, जिसमें ये पीक अपना अल्फा पर है, ये पीक अपना बीटा पर है ना। तो इन दोनों ही केस में रूट्स क्या आ रहे हैं? 1 रियल 2 इमेजिनरी, ठीक है ना। तो यहां पर इनको एक कॉमन कंडीशन में लाया जा सकता है, दैट इज एफ अल्फा इनटू ग्रेटर देन 0। सोच के देखो, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा ग्रेटर देन 0, है ना। तो इन दिस केस हम क्या कहेंगे? एफ अल्फा इंटू एफ बीटा ग्रेटर देन 0, दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इक्वल्स टू 0, this will imply fx equals to 0 will have 1 real and 2 imaginary roots, ठीक है। अब देखो यहीं पर देखो, अब इस बार मैं एक ग्राफ बनाता हूं
रुको एक सेकंड, कितनी मीटिंग हो गई? 3 मीटिंग हो गई, ठीक है ना। तो ये अल्फा है, ये बीटा है ना। तो यहां आपको 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे हैं, है ना। तो यहां पे आप देखो अल्फा पर आउटपुट पॉजिटिव है, अरे बात नहीं, अल्फा पर आउटपुट पॉजिटिव है, बीटा पर आउटपुट नेगेटिव है, ठीक है ना। क्या अल्फा पर नेगेटिव और बीटा पर पॉजिटिव बना के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ला सकते हैं? नो। अल्फा पे नेगेटिव का मतलब ग्राफ आपका नीचे हो गया, है ना, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि बीटा तो और उससे नीचे ही रहे बीटा पर। तो इसका मतलब कायदे से तो हमें यहां करना चाहिए एफ अल्फा पॉजिटिव, एफ बीटा नेगेटिव, बट अगर आप यहां एफ अल्फा इंटू एफ बीटा, अगर आप यहां पर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 भी लिख दो तो ये बुरा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा काउंटर पार्ट पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां से सबसे काम की चीज मिली कि दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इक्वल्स टू 0 विल हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। और अब देखना यहां पर आगे चल के ये दिख जाएगा कि दिस इज द ओनली केस जब एफ एक्स हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो फिर उस केस में यहां इंप्लाइड अपॉन का भी साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर अब एक ग्राफ बनाता हूं मैं, क्या फील हुआ? अल्फा, ये बीटा, है ना, रुको, और ये अल्फा, ये बीटा, है ना। तो यहां पे भी कितने रियल रूट्स? 3, है ना, लेकिन उसमें से 2 रिपीटेड है ना। तो यहां पर आप देखो तो हियर एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इक्वल टू 0, दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इक्वल्स टू 0 विल हैव 3 रियल रूट्स, रियल रूट तो तीनों है ना, विल हैव 3 रियल रूट्स ऑफ विच 2 आर रिपीटेड, 2 आर रिपीटेड, ठीक है। तो अब देखो, अच्छा 2 टर्न के साथ और कोई एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी तो ग्राफ की आई नहीं रही, इसका मतलब 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने के एकमात्र रास्ता ये है ना। तो यहां पर फिर मैंने आपको यहां ये इंप्लाइड अपॉन का भी साइन दे दिया, मतलब एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन 0 विल इंप्लाई एंड इज इंप्लाइड अपॉन कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 विल हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दिस इज द ओनली केस जब एफ एक्स हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है ना। और ये स्टैंडर्ड चीज है जो क्वेश्चन में कई बार यूज होती है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जब डी 0 हो जाए, तो डी 0 होते ही क्या हुआ, एफ डैश का साइन स्कीम कैसा बन जाएगा? अल्फा बीटा सेम हो गया, और कैसा? प्लस प्लस, है ना। तो अब आप देखो यहां पर आपको फंक्शन का जो ग्राफ का पैटर्न बनेगा, बोलो हाँ है ना, नहीं समझ आया? या फिर है ना, ठीक है। आप देखो यहां पे भी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अरे सॉरी। तो अब फर्स्ट फिगर में एफ एक्स का फॉर्मेट क्या होगा पता है? एक्स माइनस एल्फा का क्यूब इंटू समथिंग के, यस और नो। और सेकेंड में एफ एक्स का फॉर्मेट क्या होगा? k इंटू एक्स माइनस एल्फा का क्यूब प्लस समथिंग लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है? नॉन जीरो। तो अब बताओ फर्स्ट केस में कितने, अच्छा यहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी क्या हो गया?
मतलब जहां कॉन्केविटी चेंज कर रहे वो पॉइंट भी क्या हो गया, अल्फा ही हो गया, ठीक है ना। अब फर्स्ट के लिए आप क्या कहोगे, 3 रिपीटेड रियल रूट्स, 3 रिपीटेड fx will have 3 repeated real roots, fx will have 3 repeated real roots, ठीक है ना। और यहां सेकेंड वाले केस में वंस अगेन क्या कहोगे, एक रियल 2 इमेजिनरी, तो fx will have 1 real and 2 imaginary roots, 1 real and 2 imaginary roots, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ d = 0 का केस, और d < 0 के केस में क्या होगा, यहां पर f डैश का साइन कैसा, d < 0 होते ही f डैश का साइन कैसा हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस केस में ग्राफ में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो ग्राफ पता है कैसा चलेगा, ऑलवेज बढ़ता हुआ, देखो ऑलवेज बढ़ता हुआ तो इस फिगर में भी है, लेकिन वहां एक ऐसा पॉइंट है जहां टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। इस केस में क्या हुआ, ऑलवेज बढ़ता हुआ, और जहां कॉन्केविटी स्विच करेगा ना, कॉन्केविटी स्विच तो मस्ट है ना, तो अरे मत करो, जहां कॉन्केविटी स्विच करेगा ना वहां पर जो टेंजेंट होगा वो इंक्लाइन टेंजेंट होगा, यस और नो, जहां वहां पर जो टेंजेंट होगा वो इंक्लाइन टेंजेंट होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ यहां पर fx इस केस में कितने रियल रूट्स दे रहा है, एक, तो fx विल हैव, है ना, विल हैव 1 रियल एंड 2 1 real and 2 imaginary roots, 1 real and 2 imaginary roots। तो अगर सारे फिगर को एक साथ ऑब्जर्व करें तो क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने का एकमात्र रास्ता मिल रहा है, क्या, नहीं बोलो नहीं, सुनो, f डैश x को 0 करके वैल्यूज निकालिए, और उन वैल्यूज पे f का प्रोडक्ट को क्या कर दीजिए, <0, वहां से आपको क्यूबिक के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का केस मिल जाना। चलो इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं।